तो क्वेश्चन है कि संविधान की संकल्पना का उद्भव सबसे पहले कहाँ हुआ था। आपके विकल्प हैं यहाँ पर, और ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि कितने बार आपके केवल एसएससी की परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो ये जो क्वेश्चन है इतना महत्वपूर्ण है, तो आपके अन्य एग्जामों में भी पूछा जा सकता है। यहाँ पर देखिए, अगर आप भारत के संविधान की बात करेंगे तो इसका शुरुआत ब्रिटेन में हुआ था, और वहाँ पर एक राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ा हुआ मामला है। स्वराज विधेयक, जिसको लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के निर्देशन में 1895 में तैयार किया गया था, और वहीं से शुरू हुआ संविधान के बारे में। हालांकि एक लंबा प्रक्रिया है। 1922 में गांधी जी ने भी कहा था कि भारतीय संविधान को भारतीयों की इच्छा अनुसार होना चाहिए। फिलहाल इस क्वेश्चन का उत्तर आपका ऑप्शन नंबर दूसरा यानी कि ब्रिटेन होगा। यहाँ पर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कवर कर रहे हैं, और ये 66वां भाग है। अगर आप चाहते हैं इस वीडियो का पीडीएफ या फिर इनको खुद टेस्ट के रूप में लेना, तो इसे आपको डाउनलोड कर सकते हैं। डायरेक्ट लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। क्वेश्चन है कि देश में कौन से 3 वर्षों की अवधि को योजना अवकाश के रूप में मनाया गया। 2011 में क्वेश्चन पूछा गया था। बताइए, आपके पास 2 से 3 सेकंड है, उसी दौरान आपको अपना उत्तर कमेंट करके बताना होगा। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं या फिर बाद में देख रहे हैं। देखिए, योजना अवकाश कहने का क्या मतलब है। 1950 में जब संविधान लागू हो गया तो वहाँ पर योजना बनानी शुरू हो गई, और उसको हम पंचवर्षीय योजना कहते हैं। 5 सालों के लिए योजना बनाई जाती थी। लेकिन अगर आप देखेंगे तो भारतीय इतिहास में एक समय ऐसा आया जब सरकार जल्दी जल्दी बदली, और वहाँ पर जो नई सरकार आई थी जनता पार्टी की, उसने इस योजना आयोग की जो पंचवर्षीय योजना थी उसको बंद कर दिया, और उसके बाद कुछ ही दिन बाद वो सरकार भी चली गई। फिर जब पुरानी सरकार आई तो उसने पंचवर्षीय योजना को शुरू किया, और इस दौरान कुछ गैप हो गया लगभग 3 साल का, और उसको हम कहते हैं योजना अवकाश। और ये हुआ 1966 से लेकर 1969 तक। संसद और संविधान साधन है, ये आपके विकल्प है। संसद और संविधान साधन है किसके? आर्थिक न्याय के। जब आपको आर्थिक न्याय चाहिए तो आपको संसद और संविधान दोनों पर डिपेंड रहना पड़ता है। एकल हस्तांतरणीय मतदान पद्धति में हर मतदाता व्यक्त कर सकता है। देखिए, एकल हस्तांतरणीय मतदान प्रणाली में क्या होता है कि प्रत्येक मतदाता उतने विकल्प व्यक्त कर सकता है जितने की चुनाव में प्रत्याशी हैं। आप देखेंगे कि जो भारत का राष्ट्रपति का चुनाव होता है वहाँ पर इस तरह का सिस्टम होता है। देखिए, कुछ चुनाव इस तरह का होता है, मान लीजिए प्रत्याशी यहाँ पर 5 है, ठीक है, 5 प्रत्याशी, और उनके नाम होंगे और उनका सिंबल यहाँ पर दिख रहा होगा। तो वहाँ पर लिखना होता है कि हम पहले नंबर पे इनको चाहते हैं, दूसरे नंबर पे इनको चाहते हैं, तीसरे नंबर पे इनको चाहते हैं। तो इस तरह कभी कभी 2 विकल्प होने पर 1 से 2 ही होता है। तो यहाँ पर आपके लिए उत्तर होगा ऑप्शन नंबर चौथा, यानी कि जितने विकल्प उतने चुनाव में प्रत्याशी होते हैं। भारतीय संसद के कामकाज में शून्यकाल का क्या मतलब है? शून्यकाल मतलब कि 0 आवर, और इसको 2 नामों से जानते हैं। शून्यकाल एक अनियमित समय है, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो प्रश्नकाल और अगली जो कार्यसूची होती है इसके बीच के समय को हम 0 आवर यानी कि शून्यकाल कहते हैं। सरकारी संपत्ति को नष्ट न करना क्या है? सरकारी संपत्ति को नष्ट न करना आपके नागरिक कर्तव्य है, ठीक है। कहा जाता है कि आपका कर्तव्य है कि आप सरकारी संपत्ति की सुरक्षा करें, उसको नुकसान ना पहुंचाएं। लोकतंत्र की महत्वपूर्ण विशेषता निम्न में से किसको प्रमुखता देने की है? यह है आपका नागरिक, क्योंकि आप देखेंगे तो संविधान में भी लिखा गया है हम भारत के लोग, यानी कि एक नागरिक की ही बात की गई है। तो यहाँ पर लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? नागरिक। और नागरिक को सबसे ज़्यादा सुविधा कैसे मिलेगी, ये आप देखते हैं कि न्यायपालिका करना पड़ता है, कार्यपालिका, सिविल सोसाइटी, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण नागरिक ही होगा। शून्यकाल किसका विवेकाधिकार होता है? प्रश्नकाल के बाद का समय दोनों सदन में शून्यकाल के नाम से जाना जाता है। अधिकतर समय यह 12 बजे शुरू होता है, और इसके लिए जो पावर होता है ये होता है स्पीकर के पास। निम्नलिखित में से कौन सा संसद से संबंधित नहीं है? संसद से संबंधित नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, जैसे आमुख, स्थगन, भंग करना, बर्खास्त करना। तो अगर आप देखेंगे तो
कई चीज़ें इनमें से, जैसे कि संसद स्थगित कर दी गई, संसद भंग कर दी गई, तो ये चीज़ें तो आपका संसद से संबंधित है। लेकिन ये आपका जो आमुख है ये किसका भाग है? तो ये संविधान का भाग है, ना कि संसद का भाग है। ठीक, ये बर्खास्त करना भी संसद का भाग है। निम्नलिखित में से अस्थाई संस्था कौन सी है? अस्थाई, तो राजनीतिक दल अस्थाई संस्था नहीं है, रेड क्रॉस भी अस्थाई नहीं है, यूएनओ भी अस्थाई नहीं है, यानी कि अस्थाई संस्था क्या होगा? परिवार। आपका पहला वाला विकल्प सही होगा। निम्नलिखित में से क्या स्वतंत्रता और स्वाधीनता में बाधक है? स्वतंत्रता और स्वाधीनता में बाधक क्या है? तो यह है केंद्रीयकरण। केंद्रीयकरण में आप क्या देखेंगे कि जो पावर होता है केवल एक ही व्यक्ति के पास होता है, और जब किसी एक व्यक्ति के पास पावर हो जाएगा तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पर उसका दुरुपयोग होगा और लोगों को परेशानी हो सकती है। अगर आप इंडिया में बात करेंगे तो यहाँ पर विकेंद्रीकरण है। यहाँ पर आप पूछेंगे अगर इस तरह कि सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन है, राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, कहीं से कोई युद्ध करना हुआ तो किसके आदेश पे युद्ध शुरू हो जाएगा? तो यहाँ पर प्रधानमंत्री भी उतना पावरफुल नहीं है। इंडिया में सबसे ज़्यादा पावरफुल होती है कैबिनेट। जो प्रधानमंत्री की कैबिनेट होती है ये सबसे ज़्यादा पावरफुल होती है। यहाँ पर कैबिनेट में 8 लोग 10 लोग जितने लोग भी होंगे ये मिल करके जो फैसला लेंगे तो इनके पास सारे बड़े फैसले लेने की पावर होती है। तो यहाँ पर विकेंद्रीकरण वाला सिस्टम है। लेकिन क्वेश्चन के मुताबिक आपका ऑप्शन नंबर पहला सही होगा। क्या सही नहीं है? अब देखिए यहाँ पर पूछा गया है कि मतलब कि निर्वाचन के लिए उम्र कितनी होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए कि राज्यसभा के लिए व्यक्ति की उम्र 30 साल, बिल्कुल सही बात है। अगर आप राज्यसभा में जाना चाहते हैं तो आपकी उम्र कम से कम 30 साल होनी चाहिए। लोकसभा में 25 साल, ये भी बिल्कुल सही बात है, ये भी 25 साल होना चाहिए। विधानसभा में निर्वाचन के लिए व्यक्ति की आयु 21 वर्ष पूरी होनी चाहिए और ग्राम पंचायत में 18 वर्ष होनी चाहिए पात्र की। अब यहाँ पर देखिए इनमें से कौन सही नहीं होगा? तो ये होगा आपका तीसरा वाला। बाकी यहाँ पर जो बाकी के विकल्प हैं ये सही हैं। यहाँ पर बताना था कि कौन सही नहीं है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर तीसरा सही होगा। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी को स्थापित किया गया था कब? कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी 1925 में। अगर डेट पूछ ले तो ये होगा 25 दिसंबर 1925 और कानपुर में इसका पहला सम्मेलन हुआ। सीपीआई के बयान के मुताबिक उनका जो सीपीआई पार्टी है, जो कम्युनिस्ट पार्टी है, उनका ये कहना है कि 1920 में स्थापना किया गया था, लेकिन जो डेटा मिलता है ये 1925 के मुताबिक मिलता है। लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है किस पर? निजी स्वतंत्रता के अधिकार पर। आपको कितना स्वतंत्रता मिल रहा है इस पे डिपेंड होगा कि आपका लोकतंत्र कितना सफल है। आगे बढ़ते हैं, लेकिन अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप लाइक कर सकते हैं। लोकपाल का विचार लिया गया था कहाँ से? लोकपाल इंडिया में भी अब काम करता है। तो लोकपाल का विचार सबसे पहले लिया गया था जो डेनमार्क है, नॉर्वे है, स्वीडन है, यहाँ से। अगर मुख्य रूप से पूछ ले कि किस देश से, तो आपका उत्तर होना चाहिए स्वीडन। ठीक है, और इन स्वीडन, डेनमार्क और नॉर्वे को मिला करके हम एक शब्द में क्या कहते हैं? स्कैंडिनेवियाई देश। लेकिन अगर देश का नाम पूछ ले तो आपका उत्तर स्वीडन होगा। आपका तीसरा वाला विकल्प सही है। कौन सा देश एक दलीय प्रणाली अपना रहा है? मतलब वहाँ पर एक ही पार्टी की सरकार है, कभी पार्टी नहीं बदलता है। व्यक्ति बदल जाएगा, पार्टी नहीं बदलेगा। तो ऐसा है चीन। चीन में करीब करीब 1949-50 से आज तक एक ही पार्टी की सरकार है, जो कि है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चीन। कोई राज्य निम्नलिखित में से किसके बिना अस्तित्व में नहीं रह सकता है? किसके बिना अस्तित्व में नहीं रह सकता है कोई राज्य? तो राज्य कब तक अस्तित्व में रहेगा? जब वहाँ पर किसी तरह की सरकार रहेगी। ठीक है, यानी कि इसके लिए चौथा वाला विकल्प सही होगा। जीडी परीक्षा 2012 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। स्वतंत्र भारत में निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली लोकतंत्र के वास्तविक आधार के विपरीत जाती है?
कौन सी प्रणाली लोकतंत्र में वास्तविक आधार के विपरीत है? तो ये है जातीय व्यवस्था। यहाँ पर दलीय वाला सिस्टम है, संसदीय वाला सिस्टम है, आर्थिक प्रणाली भी है, लेकिन जातीय व्यवस्था के लिए कोई जगह नहीं है। भारतीय संविधान केवल सरकार के लोकतांत्रिक रूप की ही कल्पना या फिर विचार कर सकता है, बल्कि यह लोकतांत्रिक समाज की कल्पना करता है, क्योंकि यह इसकी विचारधारा से ओतप्रोत है। देखिए किस तरह का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ये 2012 में दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर में क्वेश्चन पूछा गया था। बताइए आपके हिसाब से क्या उत्तर सही होगा। कहा गया है कि लोकतांत्रिक रूप की कल्पना आप कब करेंगे, कब कहेंगे कि अच्छा लोकतंत्र है, वहाँ पे न्याय होता रहा होगा, स्वतंत्रता होती होगी, समानता होती होगी और भाईचारा होगा, तभी आप कहेंगे कि अच्छा एक लोकतंत्र है। यानी कि आपका चारों विकल्प सही है और ऐसा है केवल चौथे में कि पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा सही है। पद्म, रत्न और अन्य उच्चतम समानार्थ पुरस्कारों की पुरस्कार समितियों की जूरी का प्रधान कौन होता है? मतलब जो पद्म पुरस्कार होते हैं या फिर और पुरस्कार जो बड़े बड़े होते हैं, जब इनकी एक कमेटी बैठती है तो इसका अध्यक्ष कौन होता है? ये होते हैं भारत के प्रधानमंत्री। जैसे आप पद्म भूषण देखते हैं, विभूषण देखते हैं, ठीक है, इस तरह के जो भी सम्मान होते हैं तो उसमें एक कमेटी इसका फैसला लेती है कि किसको देना है, तो उसके हेड होते हैं प्रधानमंत्री। सीजीएल टायर 1 2012 का ये क्वेश्चन है। किसी कल्याण राज्य का सबसे अधिक महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व तो क्या है? मूल अधिकारों के अतिक्रमण को रोकना राज्य का सबसे अधिक महत्वपूर्ण। निजी संपत्ति को परिरक्षित करना तो है ही, जनता के धर्म का संवर्धन भी है, शोषण पर नियंत्रण भी है, लेकिन सबसे ज़्यादा जरूरी है कि किसी भी व्यक्ति के मूल अधिकारों का अतिक्रमण ना हो। सरकार निम्नलिखित प्रणालियों में से किसमें द्विसदन पद्धति एक अनिवार्य लक्षण है? किसमें द्विसदन पद्धति आपको देखने को मिलती है? संघीय प्रणाली में। संघीय प्रणाली में क्या होगा कि एक जो सदन होगा वो केंद्र सरकार का होगा, एक राज्य सरकार का होगा। सीजीएल टायर 1 2012 का ये क्वेश्चन है। समाजवाद क्या प्राप्त करने में सफल रहता है? समाजवाद जो जीवन का उच्च स्तर है, इसको प्राप्त करने में समाजवाद सफल रहता है। सीजीएल टायर 1 2012 का क्वेश्चन है ये। भारत में पृथक राज्य आंदोलनों का मुख्य कारण क्या है? मतलब जब भारत आज़ाद हुआ तो कम राज्य थे, अलग अलग राज्य के लिए आंदोलन होने लगे। अभी आपने देखा कि 2014 में 2 जून को तेलंगाना बना, तो यहाँ पर इस आंदोलनों का मुख्य कारण क्या था? वैसे तो कई सारे कारण हैं, लेकिन मुख्य कारण क्या था? बढ़ते क्षेत्रीय असंतुलन। जैसे एक बड़ा सा राज्य है, ठीक है, अब इसमें कोई सरकार चुन करके आई इस राज्य का, और उस पार्टी को इधर के लोगों ने अधिकतर वोट दिया, लेकिन इधर के लोगों ने अधिकतर दूसरी पार्टी को वोट दिया है जो कि विपक्ष में है। अब ये सरकार भेदभाव करने लगी इन लोगों के साथ। इनको ज़्यादा लाइट मिलती है, इनको कम लाइट मिलती है, इनकी सुविधाएं ज़्यादा हैं, इनकी कम है। तो यहाँ पर जो असंतुलन हो रहा है, उसी के चलते राज्य आंदोलन हुए और यहाँ पर ये मांग की गई कि इसको अलग राज्य बना दिया जाए। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है और ये किस वाक्यांश में व्यक्त है? अब देखिए ये होगा आपका उत्तर, आस्था और पूजा की स्वतंत्रता, क्योंकि उद्देशिका में इस चीज़ का उल्लेख है कि आर्टिकल 19, 25 और 28 में स्थान दिया गया है कि भारत का जो कोई भी धर्म नहीं होगा, सभी धर्मों के लोग यहाँ पे रह सकते हैं, अपनी आस्था रख सकते हैं, अपनी पूजा कर सकते हैं। तो धर्मनिरपेक्ष कहने का क्या मतलब है? आपका चौथा वाला विकल्प सही होगा। सीजीएल टायर 1 2012 का ये क्वेश्चन है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। यहाँ पर हमने 25 क्वेश्चन किया। आपने कितने क्वेश्चन का उत्तर सही दिया कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू।